हेलो बच्चों, आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर है। और मैंने आपको कल बता दिया था कि भाई क्या क्या आपको बेसिक टूल्स हैं जो आपको टैली करके चलने हैं, कौन कौन से बेसिक टूल्स आपको याद रखने हैं, वो सारी बात मैं आपको बता के आ चुका था। और देखो बच्चों, उसमें ना बेसिक टूल्स में जितनी बातें हमने पहले पढ़ी हुई है ना 9th में, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मतलब उसमें कोई ऐसी बातें ना हो जो आप उसको छोड़ दो या आपको पता ही ना हो कि सर ये बात कौन सी है, हमने कहाँ पढ़ी थी कहाँ नहीं पढ़ी थी। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। कल हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, कि भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या डिस्कवरी अगर आपने दी थी, किसने दी थी आपको डिस्कवरी, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टीन ने क्या कहा था, चैडविक ने क्या कहा था, या अगर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो जे थॉमसन ने क्या कहा था। तो ये बातें सारी मैं आपको बता के आ चुका था। बट फिर भी आप लोग क्या करना है कि उनमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, उन पे चार्जेस क्या क्या हैं, किसने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था, कौन सी ट्यूब ली थी, ये सारी बातें आपको डिस्कस करनी है। आज से हमारा रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपके पास 11th का ही, अभी 9th 10th का ही चलेगा। फिर कल परसों में आपके पास जो 11th का एक्चुअल में है वो सारा आ जाना है। देखिए मैंने यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स लिखे आपके लिए कि पार्टिकल्स के लिए मैंने लिखे हैं आपके पास कौन से पार्टिकल का नेचर है, उसका मास, ठीक है, उसका चार्ज, उसका ईयर और उसकी स्पिन। तो हम लोग कुछ तो डिस्कस करके आ चुके थे। कुछ कौन से डिस्कस किए थे हमने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस किए थे। इसके अलावा भी आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को याद रखनी है। ये हालांकि फिजिक्स में तुम्हारे काम आएगी, केमिस्ट्री में तो हालांकि इतना यूज़ होता नहीं है, बट फिजिक्स में कई बार टीचर पूछ लेते हैं कि बच्चों तुमने ना केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी होगी, तो क्या तुम्हें पॉजिट्रॉन के बारे में पता है, क्या तुम्हें मीजॉन के बारे में पता है, क्या तुम्हें पाइओन के बारे में पता है, क्या तुम्हें आपके पास पॉजिट्रॉन के बारे में पता है। तो ये थोड़ी जो 3-4 बातें हैं ये थोड़ा आपको याद रखनी है ताकि आपको पता रहे कि भाई एक्चुअल में है क्या ये, ठीक है। तो जनरल देखिए बच्चे, हमने यहाँ पर 4-5 एलिमेंट की इसकी बात की है पार्टिकल की। पहला एंटी प्रोटॉन क्या होते हैं, दूसरा पाई मीजॉन क्या होता है, सॉरी म्यू मीजॉन क्या होता है, फिर पाई मीजॉन क्या होता है, पाइओन क्या होता है, न्यूट्रिनो क्या होता है और पॉजिट्रॉन क्या होता है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। ये 6 पार्टिकल हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। हालांकि मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, बट फिर भी आपको टैली करके चलना है कि सर ये हमने कहाँ पढ़ा था और कहाँ याद है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि जे थॉमसन ने दिया था, कब दिया था, कैसे उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन टैली की थी, कैसे ई बाय एमरेशन निकाला, कैसे मास निकाला। हालांकि ये बातें ना 9th-10th में पूछने वाली है, अब आपसे कोई पूछेगा नहीं। अब आपसे सिर्फ चार्ज के बारे में पूछा जाएगा या उसके मास के बारे में पूछा जाएगा, बस, और आपके पास कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी। तो देखिए आपके पास सबसे पहले कि अगर मैं बात करता हूँ एंटी प्रोटॉन की, तो एंटी प्रोटॉन का जो मास होता है ना वो जनरली आपके पास सेम होता है किसके, प्रोटॉन के मास का। यानी जो प्रोटॉन का मास था वही आपके पास किसका मिलेगा, यानी आपके पास 1.6 × 10⁻⁻27 वही आपके पास का मिलेगा। चार्ज इस पे क्या होता है, तो चार्ज इस पे नेगेटिव होता है। कौन से ईयर में इसको डिस्कवर किया था, तो सर्गे ने इसको डिस्कवर किया था, और कब किया था, 1955 के अंदर, ठीक है। स्पिन कैसा होगा इसका, तो आपके पास हाफ होगा। सेकेंड आपके पास लेते हैं तो म्यू मीजॉन क्या होता है, तो ये 210 टाइम्स ज्यादा होता है इसका मास किससे, इलेक्ट्रॉन से। बस ये बात याद रखनी है। कोई आपसे पूछ ले कि भाई आपके पास पाई मीजॉन, म्यू मीजॉन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए सर 210 टाइम्स दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर इसका कोई मास पूछ ले तो 210 टाइम ज्यादा था किससे, आपके पास इलेक्ट्रॉन से। चार्ज कैसे होते हैं इस पर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलेंगे। डिस्कवर किसने किया था, 1937 में, किसने, युकावा ने डिस्कवर किया था, ठीक है। स्पिन सबके हाफ मिलेंगे, तो स्पिन के बारे में ज्यादा कोई डिस्कस नहीं करेंगे। पाई मीजॉन क्या होते हैं, तो ये 276 टाइम आपके पास हायर मास होता है इससे कैस कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखना। चार्ज भी आपके पास दोनों मिलेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। डिस्कवर किसने किया था, कैमरन ने डिस्कवर किया था इसको 1947 में। पाइओन की बात करेगा तो ये 256 टाइम आपके पास ज्यादा मिलेगा इसका किसका, इलेक्ट्रॉन से। चार्ज 0, डिस्कवर का पता नहीं हमें, और आपके पास स्पिन इसका हाफ रहेगा। फिर आपके पास बात करते हैं न्यूट्रॉनो, तो ये वेरी मच लेस देन किससे कहता है आपके पास, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन से इसका कम होगा, बाकी सबका ज्यादा है, इसका कम होगा। चार्ज 0, फर्मी ने दिया था इसको, आपके पास जो स्पिन है वो आपके पास हाफ रहेगा। पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो पॉजिट्रॉन सेम एट दैट इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे ही आपके पास पॉजिट्रॉन।
1932 में एडिसन डिस्कवर किया था, और आपके पास हाफ इसका क्या होगा, स्पिन होगा। तो ये बातें ना सिर्फ याद रखने की है। कोई आपसे पूछ ले कि बेटा ये पाई मीजॉन है क्या, तो आप उसको बता तो सको एक्चुअल में कि सर हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ केमिस्ट्री में भी देखा था, जिसका मास आपके पास क्या है 210 टाइम्स आपके पास ज्यादा होना चाहिए किससे, इलेक्ट्रॉन से। नेचर इसका दोनों होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ना याद रखनी है। मतलब इसका ये ज्यादातर हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है ये, और फिजिक्स में ही इसका यूज होता है। केमिस्ट्री में पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री आती थी जहाँ इसका इस्तेमाल होता था, अब वो सिलेबस से हटा दी गई है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इतना कोई यूज है नहीं। तो ये फिर भी हमें पता होना चाहिए कि मान लो कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा है, तो तुमने कहीं अपने पॉजिट्रॉन पढ़ा है, तुमसे पूछ ले भाई न्यूट्रिनो पढ़ा है, पाइओन पढ़ा है, आपके पाई मिजॉन पढ़ा है, म्यू मिजॉन पढ़ा है, या आपके पास एंटी प्रोटॉन पढ़ा है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ चलो सर हमें ये बातें पता है। ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉन का ही आपके पास कहते हैं ना सब न्यूक्लियर पार्ट है ये, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आ जाइए आपके पास क्या कि अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, ये तो बातें चलो ठीक है पुरानी थी, इस बात को हमें याद रखना है। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आपको याद होगा, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या था, 9th में हमने पढ़ा हुआ है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसने एक तरबूज लिया था, तरबूज के बीज को उन्होंने दिखाया था इस तरह से कि भाई आपके पास थॉमसन मॉडल ऑफ एटम दिखा रहे हो, तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। ये तरबूज था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को इस तरह से यहाँ दिखा दिया था। तो वहाँ ये थ्योरी फेल हो गई थी, किसके लिए, तो आपने कहा था कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की अगर बात करते हो, मॉडल ऑफ एटम तो आपने डिस्कवर किया था, आपने कहा यहाँ तो इसको रिजेक्ट ही कर दिया था, लाते ही रिजेक्ट कर दिया था, बोला कि सर इसने न्यूक्लियस के बारे में तो कुछ बताया नहीं, सिर्फ इसने कह दिया कि भाई आपके पास जैसे तरबूज होता है, तरबूज में आपके पास जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, पुडिंग जैसे उन्होंने बताया था, तो उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने यहाँ डिस्कस करके बता दिया था। तो हमारे कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी के बारे में ज़्यादा हम लोग भी नहीं ध्यान देते क्योंकि ये यूजफुल नहीं थी। अब आ जाओ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सिलेबस कि आपके पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कि रदरफोर्ड ने आपके पास क्या कहा था, उसने किसकी डिस्कवरी के बारे में जिक्र किया था। तो यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी आपके पास टैली होती है कि सर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यहीं से आपके पास डिसाइड होता है कि रदरफोर्ड ने आपके पास 1911 के अंदर इस चीज़ को परफॉर्म किया था। कैसे देखते हैं, हमारे पास एक लेड ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक ऑफ लेड, दिस इज ब्लॉक ऑफ लेड, ठीक है। यहाँ आपके पास 2 स्लिट लगा दिए इस तरह से, दिस इज स्लिट, ठीक है। यहाँ आपके पास एक फाइल ले ली और यहाँ एक सर्कुलर ZNS की स्क्रीन लगा दी, ZNS स्क्रीन, ठीक है। ये आपके पास यहाँ क्या लगा दिया, एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल लगा दिया, जिसको हमने किसका नाम दिया था आपके पास, रेडियम का, ठीक है। ब्लॉक ऑफ लेड हो गए, यहाँ से जो रेडिएशंस निकलेंगे इसको आपने किसका नाम दिया, ये जो रेडिएशन लेंगे ये आपके पास क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल कंटेन करेंगे। ये सब बातें आप लोग पहले से पढ़ के आ चुके हो। ये आपके पास स्प्लिट हो जाते थे ऐसे डिफरेंट पार्ट में, यहाँ इसके बारे में आप लोग बताते थे। तो ये जनरली हमने एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है कहाँ पे, 9th क्लास में आप लोग सब ने देखा हुआ है कि एक थिन फाइल थी, यहाँ हम लोग गोल्ड थिन फाइल इसको जब हम लोग लिख रहे हैं, ये आपके पास गोल्ड थिन फाइल होगी, गोल्ड थिन फाइल, ठीक है, जिसका आपके पास कितना होता है 100 नैनोमीटर थिकनेस होती है इसकी, कितनी होती है 100 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसके अगर बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब लिखते हो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो आप सबसे पहले इसके क्या लिखोगे कि सर डायग्राम लिख लिया, डायग्राम के बाद वर्किंग बतानी आपको कि भाई उसने क्या क्या लिया था। तो रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर 1911 में ये आपके पास थ्योरी परफॉर्म की थी, और जिससे हमें पता लगा था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में कि भाई न्यूक्लियस की अगर डिस्कवरी की बात करते हैं तो हाउ टू डिस्कवर, आखिर रदरफोर्ड ने ऐसा क्या किया था कि उसको पता लग गया कि भाई डिस्कवरी जो हुई वो किसकी हुई, न्यूक्लियस की। तो देखिए बच्चों उसने क्या किया, उसने यहाँ जो ब्लॉक ऑफ लेड लिया, यानी जिसमें आपके पास रेडियम रखा था, अब रेडियम क्या कंटेन करता है, अल्फा पार्टिकल्स, तो कहता है कि जो यहाँ से रेडिएशन निकलती है स्लिट, तो इसने कैसे ले लिया कि ताकि रेज जो है वो आपके पास सीधी जाए। थिन फाइल से जब यानी गोल्ड थिन फाइल से वो स्ट्राइक करती है तो वो डिफरेंट यानी कुछ एंगल लेके वो डिफरेंट पार्ट में डिफ्लेक्ट हो जाती है।
तो हमें कैसे पता लगा वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है? तो उसने क्या किया, उस पार्टिकल्स का जो एटम था उसका क्या किया, आपके पास इस तरह से एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या था, गोल्ड का एक डायग्राम ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है गोल्ड तो सॉलिड होता है और सॉलिड पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो अल्फा पार्टिकल है ना वो इस तरह से जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो इन्होंने कहा कि रिफ्लेक्ट बैक टू ओके, जैसे इन्होंने कहा कि आपके पास मतलब कहते हैं ना कि 20,000 पार्टिकल, हम अगर अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल होता था कि रिफ्लेक्ट बैक होता था, बाकी तो सीधा निकल जाते थे। कुछ ऐसे पार्टिकल होते थे जो रिफ्लेक्ट बैक, जनरली तो क्या होता था 99% आपके पास सारे पार्टिकल आपके पास पास हो जाते थे। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। तो कैसे उन्होंने पता लगा, तो उन्होंने एक एटम का डायग्राम बनाया, यहाँ उसका न्यूक्लियस रखा, कहते कुछ पार्टिकल इधर, कुछ इधर चले गए, कुछ रिफ्लेक्ट बैक इधर हो गए, कुछ इधर। तो ये जो न्यूक्लियस से यहाँ से टकराया, ये कहता है कि आपके पास 20,000 में एक पार्टिकल ऐसा था जो यहाँ से स्ट्राइक करके कहाँ आ गया, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गया 90 के एंगल को लेके। बस समझ में आ गया? तो देखिए बच्चा, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है, सचिन लगा लो, क्रिकेट खेलता है, तो वो आपने देखा वो शॉट कभी लेग साइड, ऑफ साइड, कट स्क्वायर, सारी चीज मारता है। कुछ ऐसे शॉट भी होते हैं जो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट में जाते हैं। तो स्ट्रेट में कब जाते हैं, जब बल्ले पे बिल्कुल बीचों बीच आए। तो इन्होंने कहा कि जो रेडिएशन, जो रेडियस अल्फा पार्टिकल आपके पास कहाँ है, इस सेंटर पे टकरा के 90 का एंगल लेके रिफ्लेक्ट बैक हो गए। तो वहां से हमें पता लगा आपके पास क्या, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। पहली बात तो आपके पाल क्या है, जब ऑब्जर्वेशन लिखते हो उसकी, तो ऑब्जर्वेशन में तो आपको सिर्फ क्या क्या लिखना है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी 99% पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल एंड विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, कि 99.9% पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए इससे पास हो जाते हैं इस थिन फॉइल से। ठीक है, फिर आपके पास क्या लिखते हो, फिर अगला जो पॉइंट लिखते हो उसके अंदर लिखते हो कि भाई आपके पास कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो 20,000 में से एक होते हैं, जो 20,000 में से एक होते हैं लाइक दिस, जो आपके पास एंगल 90 का एंगल लेके रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। बस समझ में आ गया? ऐसे लिखना है आपको। पेपर में कैसे लिखना है, जैसे आपके पास पेपर में आ गया, हालांकि जैसे तो 9th-10th में आता है, अपने इतना आता ही नहीं है, अब ऐसे आ जाता है। तो आपके पास क्या है, डायग्राम बना दिया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन कि 99% रिफ्लेक्ट बैक विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन। फिर फ्यू पार्टिकल्स या फ्यू अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक लार्ज एंगल 90 एंगल लेके रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, कितने, तो 20,000 में से एक पार्टिकल होंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, तो उसके बाद क्या लिखते हो इसके बारे में, उसके बाद लिखते हो कि सर आपके पास, अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि भाई आपके पास जो स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज है, जिसको किसका नाम दिया आपके पास, न्यूक्लियस का नाम दिया, कि सर ये जो स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम लोग किसका नाम दे रहे हैं, इसको, ये जो है हैवी पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग किसका नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियस का नाम दे रहे हैं, कि भाई ये मेरे पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, जिससे वो एक पार्टिकल 90 का एंगल लेके रिफ्लेक्ट बैक हुआ था। दैट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जहां से डिस्कवरी पता लगी किसकी, न्यूक्लियस की। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि रदरफोर्ड 1911 के अंदर दिया इन्होंने एक्सपेरिमेंट, किसके लिए दिया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात की थी। कैसे परफॉर्म किया था, तो उसने एक ब्लॉक ऑफ लेड लिया था, उसमें रेडियम रखा था, 2 स्लिट लगाए थे। स्लिट लगाने से अल्फा पार्टिकल कहाँ का वो स्ट्राइक कर रहे थे, कहता है आपके पास गोल्ड थिन फॉइल पे, गोल्ड थिन फॉइल पे। तो आपके पास रिफ्लेक्शन दिखाया हमने, पहले हमने जर्नल बता दिया कि किस तरह से करेंगे, फिर हमने एक एटम को लेके बता दिया। तो यहाँ से आपको जस्टिफाई करके लेके चलना है कि भाई रदरफोर्ड ने एक्चुअल में कहा क्या था, उसने किसके बारे में बताया था, तो उसने बताया था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो मेरे सवाल था यहाँ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, बस समझ में आ गई। इसके अंदर और आगे देखते हैं तो आपके पास क्या मिलता है कि उससे पूछेगा भैया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कौन सा होगा, तो स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे ये वाला जो पार्ट है, अगर हम लोग इसकी बात करें, न्यूक्लियस के सराउंड जितना है, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो आपसे कोई पूछ ले एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो हमें यहाँ पर क्या बातें याद रखनी है, पहली बात डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की थी, तो आप बता दो सर आपके पास रदरफोर्ड ने। कब किया था, 1911 के अंदर। कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्या था एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने बता दिया। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपको लेके चलनी है, यहाँ पता लग जाता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और इसके अलावा जो पार्ट बच गया उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसके अलावा हम यहाँ पर कोई बातें नहीं लिखते, बस समझ में आ गई। आगे देखिए इसमें फिर इसने क्या बताया, 2-3 बातें और इसने डिस्कवर की कि न्यूक्लियस के साइज को भी लेके इन्होंने कुछ बातें बताई थी कि जो सर साइज है ना न्यूक्लियस का, वो आपके पास इन जनरल क्या होगा। अगर साइज के बारे में बताते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस एंड रिपेल टू ईच अदर, या हम लोग कह सकते हैं सर अब जो एक्सरे एक्सपेरिमेंट है
उससे डिस्कवर हुआ था कि भाई जो आपके पास साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे, या आपके पास जैसे हमने कंपैरिजन किया कि अगर एटम के कंपैरिजन में आप साइज बताते हो न्यूक्लियस का, तो जनरली आपके पास अगर एटम के कंपैरिजन में साइज बताते हैं न्यूक्लियस का, तो 10⁻⁻⁵ हम लोग इनकी बात करते हैं। 10⁻⁻15 आपके पास एंस्ट्रॉम की अगर हम लोग बात करते हैं या हम लोग मीटर की बात करते हैं, तो हम लोग इस तरह से लेके चलते हैं 15। ये किसका ले रहा है? न्यूक्लियस का साइज ले रहा है, जबकि एटम का साइज कहता है 10⁻। एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ये याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा स्मॉल। कैसे अज्यूम कर सकते हो? जैसे 5 किलोमीटर दूर से आप क्रिकेट बॉल का अज्यूम करो कि भैया आप 5 किलोमीटर दूर खड़े हो और वहां से क्रिकेट बॉल को देख रहे हो, तो उसका साइज आपको क्या दिखेगा? एज्यूम करना है, मतलब बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना बराबर, नेग्लिजिबल अमाउंट। तो वो आपके पास अगर मैं कंपेयर करता हूँ एटम के साइज से न्यूक्लियस के साइज को, तो न्यूक्लियस का साइज क्या होगा? टू स्मॉल। जो कंपैरेटिवली अगर हम लोग कंपेयर करें तो 10⁻⁻15 हम लोग लेके चलते हैं, 10⁻⁻15। ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टर्म्स में हम लोग इसका यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम लोग बात करेंगे कि भाई न्यूक्लियस के साइज की या इनके बारे में। तो रदरफोर्ड ने जितनी बातें बताई वो सारी बातें आपको लेके चलनी है। सर अगर वो बात कर रहा है किसके? डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस की, और आपके पास डायमीटर ऑफ एटम की, तो मुझे पता होना चाहिए एक्चुअल में कि भाई डायमीटर ऑफ एटम की बात कर रहा है तो क्या होना चाहिए, और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहा है तो क्या होना चाहिए। तो इन्होंने पूरा वॉल्यूम ले लिया कि सर वॉल्यूम कितना होगा उसका और उसका साइज कितना होगा। तो बस आपको ना सारा, मतलब ये नंबर्स तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि अगर एटम के कंपैरिजन में आपको साइज देखना है किसका? न्यूक्लियस का, तो एक क्रिकेट बॉल को एज्यूम कर लो 5 किलोमीटर दूर से। 5 किलोमीटर दूर से जो क्रिकेट बॉल का साइज आपको नजर आएगा ना, वही साइज आपके पास एक एटम का होता है। बस समझ में आ गई? फिर देखिए हम लोग ना कुछ बातें पढ़ के आए, आपको यहाँ लिखते हैं। हम लोग पढ़ के आए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर आप पढ़ के आए। मास नंबर क्या होता है? ये हमने 9th में पढ़ा था, ये हम लोग सारा डिस्कस कर रहे हैं। मास नंबर आपके पास, एटॉमिक नंबर। तो आपको याद होगा अगर हम लोग एटॉमिक नंबर डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप कहते थे कि भाई टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, की टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो इसको रखते थे आप लोग, और यहाँ रखते थे मास नंबर क्या, कि नंबर ऑफ आपके पास क्या होता था? कहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर रख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यही रखा था आपने, बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको याद है कि हम लोग एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे? जेड से रिप्रेजेंट करते थे। तो वही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ टैली करके चलनी है कि सर आपको याद होगा कि हमने एक एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, यहाँ ये क्या था, यहाँ जेड किया था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था एटॉमिक नंबर को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा था मास नंबर को। देखो पुरानी बातें याद आ रही है मास नंबर को, ठीक है। तो आपको याद होगा हम लोग सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना लेके चलते थे? 11। तो आपको पता लग गया कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होंगे? 11 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 11 होंगे। अगर आप इसका मास नंबर निकालते थे तो मास नंबर आपको पता था कि अगर हम लोग मास नंबर लेके चलते हैं तो सोडियम का मास नंबर कितना होता है? 23, राइट। किसका मास नंबर लेके चलते हैं तो ये मान लीजिए सोडियम ले ले, तो यहाँ आपने इसका एटॉमिक नंबर रखा था, यहाँ इसका मास नंबर रखा था। और यदि आप क्या लेते हैं, इसका नंबर ऑफ, किसकी बात करते हैं कि सर अगर मास में से हम लोग क्या घटा दे, मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा दे, तो ये आपके पास क्या बताता था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये मेरे पास कितना था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमें पता था कि अगर हमारे क्या निकालना है, मास नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये क्या था आपके पास? मास नंबर, दैट इज मास नंबर। ये आप लोग पढ़ के आ चुके हो, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन बोलिए चाहे इलेक्ट्रॉन बोलिए, बात आपके पास एक ही कंसिडर करेगी। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है जो हम लोग बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं। तो एक तो बात आपको ये याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। कम से कम 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद होने चाहिए। 1 to 30 तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद होने चाहिए। कोई भी ऐसे याद नहीं करेगा कि सर हमने 9th में पढ़ा था या 10th में पढ़ा था कि टीचर ऐसे कहते थे कि अगर आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर निकालना है तो आप क्या करते थे, सीधा एटॉमिक नंबर लिखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लेके चलते थे, याद है ना। और टीचर कहता था एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन।
तो इसका डबल कर लेते थे, इसको 1, इसको 2, इसको 4, इसको 8, जबकि आपको पता है कि इसका जनरली आपके पास 7 होता है। तो मास नंबर आपको थोड़ा सा टैली करके चलना है भाई, किसका मास नंबर आपके पास क्या होता है, किस तरह से उसको टैली करके चलते हैं। तो सबका ना A to Z जितने आपने टर्म्स पढ़ रखे हैं एटॉमिक नंबर पे 1 से 30 तक, आपको हर किसी का मास नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं एटॉमिक मास। कोई क्लोरीन का पूछेगा तो 35.5 है, एटॉमिक नंबर आपके पास 17 है। अगर वो पूछता है भाई आपके पास कॉपर का पूछता है तो 29 है, एटॉमिक नंबर 63.5 है। तो ये मेरे को ना पता होना चाहिए, बस समझ में आ गई, ताकि हम लोग जब न्यूमेरिकल करें तो वहाँ कहीं हमें एटॉमिक मास में दिक्कत ना आए किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। चलिए इसके अगर आपके पास कोई क्वेश्चन देखते हैं, सबको पता है कि इसका हम लोग क्वेश्चन जानते हैं किस तरह से करते हैं, तो इसके छोटे मोटे क्वेश्चन मिलेंगे, वो आप लोग टैली कर सकते हो कि सर एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, किस तरह के इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन तो इसमें आपके पास जर्नल है जो हम लोग पहले से जानते हैं। किसी अगर मास नंबर निकालना हो तो एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, किसी का आपके पास जैसे मान लीजिए अगर ये दे दे कि ब्रोमीन है और यहाँ पर इसका 80 मास नंबर दे दिया और 35 इसका क्या दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया, और पूछ ले आपसे इसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कीजिए। क्या पूछ रहा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आप सबको पता है कि अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर की अगर बात कर रहा है तो एटॉमिक नंबर ही इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू किसके, तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, याद रहेगा। तो आप सबको पता है कि भाई 35 का एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हो गए, 35 हो गए। और अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो आपको पता है भाई 80 में से 35 घटा दो, आपके पास कितना आ गए 45, तो 45 इसके क्या आ गए, न्यूट्रॉन आ गए। बस समझ में आ गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग पहले से पढ़ के आ चुके हैं, जो आपको याद रखने हैं कि सर हमने ऐसी बातें कहाँ पढ़ी थी, किस तरह से डिस्कस की थी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे आपको पता होना चाहिए कि सर ये बातें हमने वहाँ पढ़ी थी। इसके अलावा देखिए आपने क्या पढ़ा था, इसके अलावा आपने टर्म्स पढ़े थे छोटे छोटे, वो मैं और डिस्कस कर देता हूँ एक बार, फिर हम इसमें मेन पॉइंट हमारे फिर कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने पढ़े थे आपके पास आइसोबार क्या होते हैं, पहला आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोबार, आइसोटॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और हमने क्या पढ़े थे अगर आपको याद हो तो, हमने पढ़े थे आइसो डाइफर, क्या पढ़े थे, आइसो डाइफर, आइसो डाइफर, ठीक है, आइसो डाइफर। तो ये आप लोगों ने डिस्कस किए थे। तो देखिए आपके पास ये है क्या, पहली बात अगर हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोटॉप की, तो सबको पता है कि दे हैव एटॉमिक नंबर, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आपने इसको आइसोटॉप कहा था। आपको याद होगा आपने हाइड्रोजन 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 एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर 1 2 3, जिसको एक को प्रोटियम कहा था, एक को आपने ट्रिटियम कहा था और एक को ड्यूटेरियम कहा था, याद है। ऐसा कंपाउंड ये लिखने हैं आपको, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हमें आता है तो छोड़ दोगे इसको। क्या कहता है कि दीज आर दोज स्पीसीज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कार्ड, आपने नाम दिया उसको किसका, आइसोटॉप का। कौन से होते हैं तो आपको पता है हाइड्रोजन को 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम। बस समझ में आ गई। आप कहते हो सर आइसोबार क्या होते हैं, तो आइसोबार आपके पास क्या लिखा था, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या था आपके पास, सॉरी दे हैव आपके पास सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आपको याद होगा हमने यहाँ पर जिक्र किया था किसका, आपके पास हमने पोटेशियम का जिक्र किया था, ठीक है, आर्गन का जिक्र किया था, हमने आपके पास कैल्शियम का जिक्र किया था। तो आर्गन को आपके पास क्या था, यहाँ आर्गन था, यहाँ आपके पास कैल्शियम था, सॉरी पोटेशियम था, तो इसका था 18 19 और 20, ठीक है। जबकि आपने इसका मास नंबर क्या लिया था, इसका आपने 40 कहा था, जर्नल अप्रोक्स 39 समथिंग होता है, इसका 40 कहा था। ये हमने जिक्र किया था कि दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट आपके पास क्या था, मास नंबर, वो आपने क्या कहा था, आइसोबार। तो आइसोबार के आपके पास क्या था, अगर लिखना है तो डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो कि दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। तो आप यहाँ जिक्र करते हो सर आइसोबार क्या है, तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है सर दीज आर दो स्पीसीज दे हैव सेम, आपके पास क्या हो गया, मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। जबकि आपने आइसोटोन जब जिक्र किया था ना, तो आइसोटोन में क्या कहा था, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, क्या हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कार्बन लिया, नाइट्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर, इनका जो मास नंबर है, यानी डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड
आपके पास एटॉमिक नंबर वो क्या आना चाहिए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको पता था कि भाई इसका आपके पास 6 एटॉमिक नंबर, इसका 7 और इसका 8। तो मास नंबर आपको पता है कि 6 में से 8, इसको 14 कर लो, इसको 15 कर लो और इसको 16 कर लो, 8। तो आपको पता है कि इसका डिफरेंस कितना आ गया 8, इसका डिफरेंस कितना आ गया 8, इसका डिफरेंस कितना आ गया 8। तो ये क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये सारी बातें मैंने लिख नहीं रहा, मैं एक्सप्लेनेशन इसका नहीं आपके पास ज्यादा यूज कर रहा, मैं सिर्फ आपके पास क्या है एग्जांपल के थ्रू इसको बताना चाह रहा हूँ। हमने पढ़ा था आइसोटॉप, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आपने पढ़ा आइसोबार, दे हैव सेम आपके पास मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आपने पढ़ा आइसोटोन, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमने एग्जाम्पल ले लिया, हमें एग्जाम्पल ही बताने हैं। अब हमने क्या नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा, ये तीनों बात हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। देखिए हमने क्या नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा था, कौन सा, हमने आइसोटोन्स तक पढ़ लिया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जिक्र नहीं किया। सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ऐसे कोई भी आयंस कह सकते हैं, आयंस स्पीसीज कुछ भी ले सकते हो जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो आपने कहा था सर आपके पास जैसे ले लो सोडियम पॉजिटिव, जैसे ले लो फ्लोरीन नेगेटिव, जैसे ले लो आपके पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जैसे ले लो आपके पास एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, जैसे ले लो O2 नेगेटिव, जैसे ले लो आपके पास और क्या ले, नियॉन ले लो, ठीक है। तो आप देखो एटॉमिक नंबर कितना 11, कितना 9, कितना 12, कितना 13, 8 और आपके पास इसका 10। इसमें इलेक्ट्रॉन गिनिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10, 9 में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10, 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 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10। सिंपल सी बात है। क्यों, चार्ज कितना है इस पे +1, तो 11 में से 1 घटाओगे तो कितना बचा 10। चार्ज कितना है -1, 9 में 1 जोड़ेगा तो कितना बचा 10। चार्ज कितना है +2, एटॉमिक नंबर कितना था 12, कितना गया 2, 10। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो दीज आर दोज स्पीसीज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलेंगे इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होता होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं। फिर अगर आप जिक्र करते हो किसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, तो एक हमारे पास ये वर्ड यूज होता है आइसोस्टर भी आता है। इसको हम लोग देखते हैं, एक होता है आइसोस्टर, एक होता है आइसोडाइफर। आइसोस्टर ये आपको याद रखने हैं, आइसोस्टर, ठीक है। आइसोस्टर क्या होते हैं, तो आइसोस्टर आपके पास है स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, स्पीसीज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम, जिसके एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो, सेम हो, एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो, सेम हो। तो आप कोई भी आपके पास ऐसा एग्जांपल ले सकते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन और एटम क्या हो, दोनों सेम हो। कोई ऐसा एग्जांपल हो आपके दिमाग में, जैसे हमारे पास ClO4 नेगेटिव या H2SO4 नेगेटिव, इसका एग्जांपल लेते हैं। तो इसके देखो आपके पास क्या है, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, 4 एटम यहाँ, 4, तो एटम कितने हो गए 5 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन गिन लो, 17 आपके पास क्लोरीन में थे और 8 चौक 32 और 1 33 आपके पास इसमें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 50, ठीक है। इसमें गिनिए 16 इसमें थे, 8 चौक 32 और 2 50, तो 50 इसमें हो गए और 50 इसमें हो गए। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, आपके पास दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम। इसको हम लोग नाम देते हैं आइसोस्टर्स का, ठीक है। आइसोस्ट्रक्चर जैसे आता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पूछा जाता है, आइसो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है। तो उसमें हम लोग शेप देखते हैं। यहाँ पर फिलहाल इतना याद रखोगे, ऐसे एग्जांपल जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एटम हो गए और ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इन्होंने लिखा है डाई आपके पास डाइफर या आइसोडाइफर। तो इसमें आपके पास लिखना है कि दे हैव द सेम, आपके पास ऐसे कह सकते हैं कि भाई सेम नंबर ऑफ आपके पास, अगर हम लोग ले तो इसमें रख सकते हो आपके पास n-z कर सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये आपके पास क्या मिलेगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं डाई आपके पास आफ्टर, या डाई आपके आइसो डाइफर, याद रहेगा आइसो डाइफर। इसको एक और फार्मूले से लिख सकते हो, वो फार्मूला आपके पास क्या होगा कि A माइनस 2Z, A माइनस 2Z। तो ये दो फार्मूले हैं जो आपको कंसिडर करके चलने हैं। कि जैसे मान लीजिए हमने किसी का ही पूछ लिया, हमने किसी को पूछ लिया, हमने मान लीजिए आपके पास पूछ लिया किसका, तो आपको पता है कि A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। तो ये हम लोग थोड़ी बातें यहाँ ध्यान रख सकते हैं, या N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा दो टर्म्स और आपके पास आएंगे कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर क्या होते हैं और डायमैग्नेटिक इन नेचर क्या होते हैं। क्या बोल रहा हूँ, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले वो आपके पास क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। जिसके पास ना हो वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। आगे चल के डिस्कस करेंगे इसको हम लोग क्वांटम के अंदर, यहाँ भी डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी डिस्कस क्या करना था, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटॉन्स, आइसोस्टर, आइसो डाइफर। डाइफर तो आपको बहुत कम मिलेंगे, आइसोस्टर जहाँ ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आज हमारा काम क्या है, आज हमारा काम सिर्फ क्या रहा, आज हमारा काम रहा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके अलावा हाँ, इसके अलावा एक बात और बताना आपको, ये बात और थोड़ी ध्यान रख लेना कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है, वैसे हमने वहाँ लिखा था। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो लगातार रेडिएशन इमिट करते रहे। जैसे रेडियम हमने लिखा तो उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला था। जैसे हमने आपके पास कहा ना ब्लॉक ऑफ लेड था, ये आपके पास मान लीजिए ब्लॉक ऑफ लेड है, सॉरी ऐसे रख लेते हैं। यहाँ आपने कोई रेडियम रख लिया, यहाँ कोई चार्ज प्लेट लगा दी, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कहाँ चले गए, पॉजिटिव की तरफ चले गए, कुछ थे जो नेगेटिव की तरफ चले गए, और कुछ थे जो, बस समझ में आ गई। तो यहाँ गए तो आपके पास क्या कहलाए, इलेक्ट्रॉन, यहाँ गए तो प्रोटॉन, यहाँ गए तो न्यूट्रॉन। ये हमारे पास था। तो इसको हम लोग जनरली कहते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स या रेडियो एक्टिव। बस समझ में आ गई। तो कोई पूछ ले रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, तो ऐसा पार्टिकल, ऐसे कंपोनेंट, ऐसे आपके पास पार्टिकल्स जो लगातार रेडिएशन इमिट करे। ठीक है, अल्फा बीटा रेडिएशन और गामा पार्टिकल, ये सॉरी अल्फा बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन की बात करेंगे। दोनों को हम लोग यूनिवर्स लेके चलते हैं जनरली। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा पार्टिकल की अगर बात कर रहा है तो कौन से पार्टिकल की बात कर रहा है, गामा रेडिएशन की बात कर रहा है तो कौन से रेडिएशन की बात कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे। तो फिलहाल तो आज आपको याद रखना है तो दो टॉपिक पढ़ने हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। दूसरा आपको आइसोबार, आइसोस्टर, आइसोटॉप्स, आइसोटॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके पास आइसोस्टर्स, ये क्या होते हैं। तो ये आपको टैली करना है। टैली करके फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे आगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब न्यूमेरिकल आएंगे इसमें, तो थोड़ा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारा अभी चैप्टर था 9th का जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। आप इसको बार बार रिवाइज करोगे। कुछ नई बातें हैं जो आप लोगों को नहीं समझ में आती तो मुझसे ज़रूर पूछना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।